हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के हायर सेकेंडरी लेवल का यह थर्ड वीडियो है। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड वीडियो है और इसका पहला क्वेश्चन, विच डेथ लेड टू क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश। किसकी मृत्यु के कारण भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। ऑप्शन है पोट्टी श्री रामुलु, पिंगाली वेंकैया, आर के सन्मुखम चेट्टी या जगजीवन राम। आपको पता है आंध्र प्रदेश पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग तेलुगु भाषा के लोगों ने, तेलुगु भाषी लोगों ने एक नए राज्य की मांग की। इसका नेतृत्व श्री पोट्टी श्री रामुलु कर रहे थे। पोट्टी श्री रामुलु कर रहे थे। इन्होंने 58 डेज का, कभी कभी सवाल इस पर भी पूछा गया है कितने दिनों का है, तो यह 58 दिनों का इन्होंने आमरण अनशन किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 में। तो इनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा पर आधारित राज्य था, उसका गठन की घोषणा की गई। यानी भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। तो इसका राइट आंसर होगा पोट्टी श्री रामुलु। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेशन थ्रू प्लांट लीव्स। पौधों की पत्तियों के माध्यम से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए कौन सा टर्म प्रयुक्त किया जाता है। पहला है रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो आपको पता है पौधों की पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। हिंदी में इसे रंध्र कहते हैं। तो इस छिद्र के माध्यम से जो जलवाष्प जो है वह वायुमंडल में जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती, यानी बी इसका राइट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन का काम क्या है, तो यह पौधों में तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह जल और खनिज के परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ट्रांसपायरेशन यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के प्रश्न है। कथन है, भारत में ताम्रपाषाण लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ। द चालकोलिथिक पीपल इन इंडिया डिड नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला कथन हो गया। रीजन है, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ आमतौर पर सिंधु लोगों की तुलना में युवा और अधिक पृथक थी। चालकोलिथिक कल्चर वेर जनरली यंगर एंड मोर आइसोलेटेड देन द इंडस पीपल। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी और यह ताम्रपाषाण संस्कृति से पूरी तरह अलग थी। यानी इसका दोनों कथन सही है, बोथ ए और दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग चालकोलिथिक ब्यूरियल प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में ताम्रपाषाण कालीन जो दफनाने की प्रथा है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, महाराष्ट्र में दफनाने की प्रक्रिया जो थी वह उत्तर दक्षिण में है। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण था, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में नॉर्थ और साउथ था। दक्षिण भारत में दफनाने की प्रक्रिया पूर्व से पश्चिम दिशा में होती थी। दूसरा कथन भी सही है,
तीसरा है पश्चिम बंगाल में दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया आम थी। बिल्कुल सही है। इसे पांडु राजार डिबी में रखकर दफनाया जाता था। डीबी, ठीक है। तो आंशिक संस्कार के बाद उसे दफनाया जाता था। तीसरा कथन भी सही है। चौथा है ताम्रपाषाण कालीन भारत में सभी दफनाने के एक समान थे। जो प्रथा थी वह एक समान थे। गलत है। पूरे भारत में आपने अभी अभी देखा दफनाने के अलग अलग व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण के प्रश्न है। कथन है IMEC से भारत तथा मध्य यूरोप व्यापार गलियारे में रसद लागत और परिवहन समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। इसका रीजन है IMEC कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे केबल को एकीकृत करता है। तो सबसे पहले IMEC है क्या? IMEC का फुल फॉर्म होता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के बनने के बाद से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इससे क्या हुआ? रेलवे, सड़क मार्ग, बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन, इसका एक नेटवर्क बनाया गया, जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण जो उल्लेखनीय रसद लागत है उसमें लगभग 40% की कमी आई। चूँकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनी, तो इसमें 30 से 40% की परिवहन लागत में कमी आई, इसमें लगने वाले समय में कमी आई। यानी कथन ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिड जम्मू एंड कश्मीर हैव अंडर आर्टिकल 370? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कौन सा शक्तियाँ प्राप्त हैं? अनुच्छेद 370 ऑप्शन देखते हैं। इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इनका अपना संविधान था। सेपरेट फ्लैग था। डिसीजन मेकिंग इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा इनके पास सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार था। और चौथा है उपरोक्त सभी, यानी ऑल करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। 5 अगस्त 2019 से पहले, चूँकि 5 अगस्त 2019 को क्या किया? अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना एक अलग संविधान था, अलग राज्य ध्वज था, और इन्हें रक्षा, विदेश तथा संचार के अलावा अन्य जो कानून थे उसमें उन्हें अपने राज्य में लागू करने के लिए सिर्फ विधानसभा की सहमति आवश्यक थी। यानी डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है वेयर इज द बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? बिम्स्टेक सचिवालय कहाँ स्थित है? तो मैंने पहले भी बताया था बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्नोलॉजी ने टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, और इसके 7 देश जो थे वह मेंबर थे। अब सवाल में पूछा गया इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मील डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम इन सम एरियाज? किस योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में भोजन वितरण हेतु कौन सी संस्था सहायता प्रदान करती है? तो भोजन वितरण के लिए फाउंडेशन है अक्षय पात्र फाउंडेशन।
अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो कि भारत सरकार की पीएम पोषण योजना के तहत पीएम पोषण योजना के तहत देश भर के सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सहयोग करता है। तो राइट आंसर होगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। आपको पता है मिड डे मील स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? मिड डे मील, जो पहली बार मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी, मध्याह्न भोजन योजना, यह 15 अगस्त 1995 में 15 अगस्त 1995 यानी आज ही के दिन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव ने इसे शुरू किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, अक्षय पात्र फाउंडेशन। अगला सवाल है, विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब ड्यूरिंग जनवरी? जनवरी माह में पंजाब में मनाए जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव की बात करते हैं तो पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है फसल उत्सव के रूप में। यह लोहड़ी जो पर्व है वह पंजाब के साथ साथ उत्तर भारत में यह मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सर्दियों के समापन और फसल कटाई, जो रबी फसल होता है, रबी फसल के कटाई के प्रतीक के रूप में, ठीक है, तो राइट आंसर होगा लोहड़ी यानी डी। अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान ए नोवेल सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑथर्ड बाय? ट्रेन टू पाकिस्तान जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, इसे किसने लिखा? काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है यह, कई बार सवाल पूछा भी गया है। यह खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई 1956 में खुशवंत सिंह ने इसे लिखा था। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि 1947 में 1947 में जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान के विभाजन के जो दर्द हैं, जो हिंसा हुई है, उसके बारे में जीवंत चित्रण किया गया है। तो राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच आर्किटेक्चर स्टाइल इज द बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु नोन फॉर? तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, यह किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बता दें, तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह चोल वास्तुकला और द्रविड़ शैली का एक सुंदर और उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, द्रविड़ शैली। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेस्टियल बॉडी इज क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड बौने ग्रह की श्रेणी में आता है? बौना ग्रह आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने 2006 में पहली बार प्लूटो को पारंपरिक ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की बौने ग्रह की सूची में डाल दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लूटो यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इज ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? पहला है व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि, गलत है। दो देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, दो देशों के बीच टैरिफ, कोटा और जो बाधाएं हैं व्यापार की, उसे कम करना, और व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्सेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर इनकम टैक्स इन मोस्ट कंट्रीज?
अधिकांश देशों में आयकर वसूली के लिए कौन सी कर प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपको पता है भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, प्रगतिशील कराधान कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय बढ़ने पर आय बढ़ेगी तो टैक्स की दर भी बढ़ेगा, टैक्स की दर भी बढ़ेगी। यह जो सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। आयकर में भी यही प्रणाली है वह लागू की गई है। तो राइट आंसर होगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत का कौन सा राज्य कम जनसंख्या घनत्व वाला है? ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यह है 200 व्यक्ति 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको पता है जनसंख्या घनत्व के मामले में काफ़ी कम है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और इसके क्षेत्रफल बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी है राजस्थान की। केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे ज़्यादा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पंजाब का 551। तो स्पष्ट है, राइट आंसर हो गया राजस्थान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आप ये ना समझ लें कि कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान का है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे लोएस्ट जनघनत्व वाला राज्य है। अगला सवाल, विच इंडियन पोर्ट हैंडल द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इंपोर्ट, भारतीय बंदरगाह, कौन सा भारतीय बंदरगाह है जो कच्चे तेल के आयात में सबसे अधिक योगदान देता है? आपको पता है कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद के आयात में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वह है कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह कहाँ है? यह है गुजरात में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जहाँ से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात का मैनेजमेंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? आपको पता है हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को, और यह पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन इंडिया इज ट्रू? निम्नलिखित में भारत में संघवाद से संबंधित कौन सा सत्य है? पहला है, स्टेट हैव द राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, पहला कथन है। दूसरा है, शक्तियों का कठोर विभाजन, संघ को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और राज्य स्वायत्त इकाइयाँ होती है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है, यानी यह यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यह संघ जो है इसके अंतर्गत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, प्रावधान नहीं है, यानी यह एक अविनाशी संघ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, यह दोनों जब जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, जिससे क्या होता है, वर्षा
जो है अम्लीय बन जाती है, अब वर्षा के साथ मिलकर या अम्लीय वर्षा के रूप में ले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पॉस अधिनियम 2013 के प्रावधान का सही वर्णन करता है? Which of the following statements correctly describe the provision of the POS Act 2013? POS Act, POS का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस। तो यह पॉस अधिनियम जो है 2013 में आया था, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने, उसे यौन उत्पीड़न से रोकने और इसके निष्पक्ष निवारण के लिए यह बनाया गया कानून है। याद रखिए 2013 में यह कानून बनाया गया था। पॉस अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, यानी बी इसका राइट आंसर है। द प्रवासी भारतीय दिवस मार्क्स विच इंडियन लीडर रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता की दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है? आपको पता है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और इसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, आर्यवर्त वाज डिस्क्राइब एज द रीजन बिटवीन। मनुस्मृति के अनुसार आर्यवर्त को निम्नलिखित के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया। मनुस्मृति के अनुसार आर्यवर्त जो है उत्तर में और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच फैले क्षेत्र को, विंध्य पर्वत के बीच के विस्तृत भूभाग को आर्यवर्त कहा गया है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा, हिमालय और विंध्य क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल, बाजार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संतुलन में कथन है, संतुलन में वह मात्रा जो सभी फर्म बेचना चाहती है और वही मात्रा सभी उपभोक्ता खरीदना चाहती है के बराबर होता है, यानी मांग और पूर्ति बराबर है, तो इसे कहते हैं बाजार संतुलन। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है अतिरिक्त आपूर्ति तब होती है जब बाजार की मांग की आपूर्ति से अधिक होती है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। कथन कारण, ये कॉलम है, मैचिंग का क्वेश्चन है। पहला है गेरू रंग के वर्णन, इसे शॉर्ट में कहा गया ओकरे कलर्ड पॉटरे, जो कि तांबे के भंडार के साथ मिला है, यानी ए का पहला है। फाउंड इन एसोसिएटेड विथ कॉपर होट्स, जिसे गेरू रंग के बर्तन OCW कहा गया है। दूसरा ऊपरी गंगा बेसिन, जो कि सर्वाधिक तांबा भंडार की खोज वाला क्षेत्र था। थर्ड है अस्थायी कृषक और कारीगर, जो कि दोआब क्षेत्र में तांबे के भंडार के उपयोग करता थे। और फोर्थ है बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों के पठारी क्षेत्र, तांबे के खोज का दूसरा स्थल था, यानी इसका राइट मैचिंग है A1, B2, C3 एंड D4। नेक्स्ट है कथन कारण के प्रश्न है। पहला है भारत ने सार्क देशों के द्वारा उपयोग के लिए 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह SS लॉन्च किया। SS जिसका नाम है GSAT-9, साउथ एशियन सैटेलाइट, GSAT-9 को लॉन्च किया गया था। इसका रीजन है श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था और इसके टर्मिनल सभी सार्क देशों में स्थापित किए गए थे। तो ये हरिकोटा से लॉन्च तो किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, तो यह सिर्फ पार्टिसिपेंट कंट्री जो थे, जो भाग लिए थे, सिर्फ वहीं टर्मिनल इसके स्थापित किए गए,
यानी इसका राइट आंसर है ओनली वन। इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी। द अटल पेंशन स्कीम APY एम्स टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टू विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अटल पेंशन योजना किस जनसंख्या वर्ग को पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है, 65 वर्ष से अधिक के आयु वाले कामगार को 1000 से लेकर 5000 तक के न्यूनतम मासिक गारंटीकृत पेंशन देना है। न्यूनतम मासिक गारंटीकृत पेंशन देना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। हाउ डज IMEC अलायंस बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्ट। IMEC मैंने अभी भी बताया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह गठबंधन भारतीय निर्यातकों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो मैंने बताया था इस कॉरिडोर से क्या हुआ, जो माल ढुलाई है और जो समय है, इन दोनों में 40% के अधिक की कमी आई थी, जिससे क्या हुआ था, भारतीय उत्पाद का यूरोप में बहुत जल्दी एक्सेस हो पाता था, परिवहन समय और लॉजिस्टिक लागत में कमी आई थी। तो इसका राइट आंसर है ए, परिवहन समय और कमी और लॉजिस्टिक लागत में कटौती। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, ए इसका राइट आंसर है। विच ब्रिक्स कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एमंग द ग्रुप। ब्रिक्स समूह का कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ब्रिक्स के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। ब्रिक्स जो था पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता है। यह टर्म, ब्रिक का जो टर्म है, इसे सबसे पहले 2001 में एक गोल्डमैन सैक्स जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी है, इसने ब्रिक टर्म को सबसे पहले गढ़ा था। ठीक है, जो ब्रिक जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट अनौपचारिक रूप से 2006 में हुई थी। इसकी औपचारिक शुरुआत 2009 में मानी जाती है, क्योंकि इसका पहला कॉन्फ्रेंस 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, ब्रिक्स बना जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। कौन? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। ब्रिक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यह ग्लोबल जीडीपी का, ब्रिक्स जो है वह ग्लोबल जीडीपी में से लगभग 36 से 42% तक का पार्टिसिपेंट करता है, यानी यहाँ 36 से 42% इकोनॉमी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोने का, सवाल में पूछा गया था सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यह है रसिया। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर ब्रिक्स से बाहर निकाल दें तो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक जो है वह चाइना है विश्व में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। होली इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ, होली को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है होली रंगों का उत्सव है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो यह है गीतांजलि, जो कि कविताओं का संग्रह है, कविता संग्रह है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला। तो सवाल का आंसर हो गया गीतांजलि।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान अभी अभी मैंने बताया था, खुशवंत सिंह ने लिखा था और इसमें विभाजन जो हुआ था 1947 में, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके दर्द को या उस समय के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल में पूछा जाता है विक्रम सेठ। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच एंशियंट कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार कला शैली के विकास पर किस प्राचीन संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा। गांधार शैली जो कि ग्रीक बौद्ध कला का आर्ट कहा जाता है, क्या है, ग्रीक बौद्ध कला कहा जाता है। इसमें बौद्ध विषय वस्तु और यूनानी तकनीक का विशेष रूप से प्रयोग किया है। बौद्ध विषय वस्तु और यूनानी तकनीक का प्रभाव है। यह मुख्य रूप से कुषाण काल में काफ़ी समृद्ध हुई। कुषाण काल में यह समृद्ध हुई और इसे यूनानी या हेलेनिस्टिक भी कहा जाता है। यूनानी या हेलेनिस्टिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, ग्रीक। वाई डू सीजन चेंज थ्रू आउट द ईयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पूरे वर्ष ऋतुएं क्यों बदलती रहती हैं? वाई डू सीजन चेंज थ्रू आउट द ईयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पूरे वर्ष ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो आपको पता है पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यह सूर्य की परिक्रमा करता है। झुका है और यह परिक्रमा करता है किसकी? सूर्य की। साल भर यह रिवॉल्यूशन करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम और दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। पृथ्वी की धुरी का झुकाव। द महालनोबिस कमिटी वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द विच 5-year प्लान इन इंडिया। महालनोबिस समिति मुख्य रूप से भारत की किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी? आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 5-year प्लान यह हुआ था 1951 से 56 के बीच। ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 1961 के बीच। जो सेकेंड 5-year प्लान था वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर फोकस दिया गया था। इसका मॉडल जो था पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। आपको पता है देश में जो भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुए वह इसी टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुए थे, ताकि बुनियादी ढांचे के साथ तीव्र विकास पर जोर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपको पता है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि ब्रिटेन के सहायता से इसी समय स्थापित हुआ था। दुर्गापुर, भिलाई जो कि रसिया के सहायता से स्थापित हुआ था, और एक था राउरकेला जर्मनी के सहायता से। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर बजटरी डेफिसिट। बजटीय घाटा के एक अन्य नाम क्या है? घाटा का मतलब ही होता है आय से व्यय अधिक, तो इसे इकोनॉमिक्स टर्म में राजकोषीय घाटा या फिस्कल टर्म कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कुल व्यय कुल प्राप्तियों के अंतर, दूसरे शब्दों में क्या है, व्यय अधिक और आय कम। तो इसे वित्त के आधार पर इसके वित्तीय अंतर को दर्शाने के लिए फिस्कल डेफिसिट का प्रयोग किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो। कौन सा वृद्ध आश्रित अनुपात को परिभाषित करता है? वृद्ध आश्रित अनुपात,
टर्म से ही क्लियर है कि वृद्ध जो कि आश्रित है, यानी वैसे वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, यानी यह जो रेशियो है वह 15 से 64 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध हैं उनके बीच का अनुपात बताना है, यानी कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले वृद्ध जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक का अनुपात, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज। भारत का वह राज्य कौन सा है जो कि आम्र फल के उत्पादन में अग्रणी है। तो आपको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एपिडा। एपिडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी एपिडा, यह कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। इसके आंकड़ों के अनुसार, आंकड़े यही जारी करता है, तो इसके आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, तो बी इसका राइट आंसर है। हु इज रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। यह संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट। किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो स्पष्ट प्रावधान है हमारे संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत, आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रहित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो कि 2025 में हुआ था। इसका आज यह 3rd वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।